आज बात करते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। एडवर्स इफेक्ट एक अनडिजायरेबल या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंट या रिजल्ट कह सकते हैं किसी भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब ड्रग का वो रिजल्ट जो कि अनडिजायरेबल हो, जो हम चाहते नहीं हो, या अनइंटेंडेड हो, उस तरह के रिजल्ट्स को एडवर्स इफेक्ट कहा जाता है। इसमें हम लोग हर काइंड्स के इफेक्ट्स को, जैसे नॉक्सियस इफेक्ट हुआ, नॉक्सियस इफेक्ट में से ट्रिवियल मतलब एक सिंपल सा कोई इफेक्ट दिख रहा है, या सीरियस या फेटल इफेक्ट्स जो कि अनडिजायरेबल या अनटेंडेड सीक्वेंस हो या रिजल्ट हो किसी भी ड्रग का, उसे हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की यदि हम बात करें तो इसको हम कहते हैं कि नॉक्सियस इफेक्ट है जो कि नॉर्मल डोज इन ह्यूमन, मतलब यदि हमने ह्यूमंस को एक नॉर्मल डोज दिया है ड्रग का, ना ज्यादा दिया ना कम दिया, नॉर्मल डोज जो होना चाहिए वो डोज दिया, उस पे जो नॉक्सियस इफेक्ट आया है उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन में थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे हमने डोज की बात कर दी है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में, कि डोज को हमने नॉर्मल मान के चला है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में, लेकिन इसमें एक्सक्लूड कर देंगे हम ट्रिवियल और एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट को, या पॉइजनस या ओवरडोज को। तो छोटे मोटे एडवर्स इफेक्ट है या जो फिर ओवरडोज है उसे हम एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट उसे हम एक्सक्लूड करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन में, एडीआर में। एडीआर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि क्यों हम एडीआर पढ़ते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्यों पढ़ना जरूरी होता है। जब हम बात करते हैं तो 2 मिलियन सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन हर एक साल होता है, जिसमें से कि डेथ दिया हुआ कि ईयरली एक साल में कितने डेथ करेंगे, तो आप देख सकते हो 10 लाख तक का डेथ होता है ईयरली। तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है फोर्थ लीडिंग कॉज है डेथ का, अहेड ऑफ पल्मोनरी डिजीज, डायबिटिक, एड्स, न्यूमोनिया, एक्सीडेंट्स और ऑटोमोबाइल डेथ्स। इसके अलावा ये फोर्थ लीडिंग कॉज होता है डेथ का, चौथा कारण है डेथ होने का। तो एम्बुलेटरी पेशेंट एडीआर रेट अननोन है, जो एम्बुलेटरी पेशेंट में है उसका एडीआर रेट क्या है उसका अननोन है। और नर्सिंग होम पेशेंट में एडीआर रेट देखा जाए तो लगभग देखा जाएगा 3,50,000 ईयरली। ये हमने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल नेशनल एकेडमी प्रेस से ये डाटा कलेक्ट किया है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की। मुख्य रूप से हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो 2 ही क्लास होते हैं, क्लास ए, टाइप बी। लेकिन अब रॉलिंस और थॉम्सन डिवाइस अ क्लासिफिकेशन स्कीम इन 1981 विच कंटिन्यू टू द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्लासिफिकेशन अब हम यहाँ पे लगभग 5 तरह के क्लास में बांट देते हैं। मुख्य रूप से टाइप ए और टाइप बी ही 2 क्लास है, लेकिन अब 5 क्लास हैं जिसे हम कहते हैं ए, बी, सी, डी, ई। ए फॉर टाइप ए, जिसे हम ए से कहते हैं ऑजुमेंटेड, टाइप बी बिजार, टाइप सी क्रोनिक, टाइप डी डिले, और टाइप ई इंड या इंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो पढ़ते हैं टाइप ए क्या होता है। टाइप ए में ऑजुमेंटेड होता है, ये प्रेडिक्टेबल है, एक्यूट है, तुरंत होने वाला है, रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का जो मैकेनिज्म एक्शन हम चाहते थे जो आता है ड्रग्स का उसी पे बेस्ड होगा। टाइप बी जो है इसमें आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस भी आते हैं, ये बिजार टाइप का होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा, एक्यूट और सब एक्यूट होगा, और ये इसका मैकेनिज्म एक्शंस नॉन मैकेनिज्म एक्शंस नहीं होता है, जो हम नॉन मैकेनिज्म एक्शन समझते हैं कि इस मैकेनिज्म एक्शंस पे ड्रग का एक्शन होना चाहिए, ये कुछ दूसरे एक्शन से एडवर्स इफेक्ट आता है, इसके नॉन मैकेनिज्म एक्शन से नहीं, जिससे कि वो ड्रग बॉडी पे इफेक्ट दिखाता है अच्छी चीजों के लिए, थेरेपेटिक इफेक्ट्स है। तो थेरेपेटिक इफेक्ट्स से अलग इसका कोई मैकेनिज्म होगा, अननोन रीजन होगा। टाइप सी जो होता है क्रॉनिक है, जब हम ड्रग का कंटिन्यूअस यूज करते हैं तो क्रॉनिक इफेक्ट जो आता है वो। टाइप डी डिले इफेक्ट, ड्रग का डिले इफेक्ट है। टाइप ई, जब ड्रग को इंड करते हैं थेरेपी तो कुछ एडवर्स इफेक्ट आता है, जैसे ड्रग को हमने विड्रॉ करते हैं तो कुछ एडवर्स इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो टाइप ए को अब थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। टाइप ए डोज रिलेटेड होता है। डोज रिलेटेड की बात की जाए कि डोज ज्यादा देंगे तो एडवर्स इफेक्ट ज्यादा आएंगे, डोज कम देंगे तो एडवर्स इफेक्ट कम आएगा।
ये डोज रिलेटेड है। 80% एडवर्स इफेक्ट है यूजुअली ड्रग्स के प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जो प्राथमिक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है उसी पे बेस्ड होता है। जैसे बात करें कि ब्लीडिंग होता है वारफेरिन से या ग्लिसरीन ट्राइनेट्रेट से हेडेक होता है, तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पे ही बेस्ड ये दोनों इफेक्ट है। और टाइप ए डोज रिलेटेड भी है, मतलब डोज को इंक्रीज करेंगे तो एडवर्स इफेक्ट इंक्रीज होगा, डोज को डिक्रीज करेंगे तो एडवर्स इफेक्ट डिक्रीज होगा। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया कि लो थेरेपेटिक इंडेक्स में डाइगोक्सिन से नौसिया होता है। यदि हम इफेक्ट डाइगोक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो नौसिया का भी चांसेस बढ़ जाएगा। टाइप बी, जिसे हम कहते हैं बिजार्ड इफेक्ट्स या आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, इसी में आता है। ये डोज इंडिपेंडेंट होता है, अनप्रेडिक्टेबल है, जिसमें हम कहते सकते हैं कि नॉट अ एक्सटेंशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग्स। फॉर एग्जांपल यदि बात कर दिए तो हेपेटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू पैरासीटामोल टिनिटस इंड्यूस बाय एस्प्रिन। यहाँ दो एग्जांपल्स दी गई है। हेपेटोटॉक्सिस होती है पैरासीटामोल से, दूसरा एग्जांपल है टिनिटस होता है एस्प्रिन से, और तीसरा है ओटोटॉक्सिसिटी होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो कुछ यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट दर्शाए गए हैं और ये तीन एडवर्स इफेक्ट बताए गए। ये बिजार है, डोज इंडिपेंडेंट है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो पैरासीटामोल से होने वाले कुछ एडवर्स इफेक्ट भी यहाँ पे काउंट किए गए। टाइप ए और टाइप बी की बात करी जाए तो टाइप ए लेस लाइकली है टू हैव द फेटल टाइप 10 द टाइप बी। तो डोज रिलेशन बात करें तो जहाँ ये ज्यादा ये डोज रिलेटेड है, इसमें फेटल कंसिक्वेंट बहुत ही कम होता है, मतलब जो कहते हैं घातक या खतरनाक है एडवर्स इफेक्ट वो कम है। टाइप बी जो थोड़ा सा ज्यादा इसमें मोर्टेलिटी इसमें ज्यादा होती है टाइप बी में, फेटल कंसिक्वेंट ज्यादा है। तो डोज रिलेशन की बात की जाए तो डोज रिलेशन मिलेगा टाइप ए में, जबकि टाइप बी की बात की जाए तो इसमें कोई भी डोज रिलेशन नहीं मिलता, मतलब किसी भी डोज पे एडवर्स इफेक्ट आ सकता है और इसका नतीजा ये होगा कि हमें ड्रग्स को पूरा का पूरा विड्रॉ करना पड़ेगा। जबकि टाइप ए में डोज को थोड़ा कम भी कर देते हैं तो हमारा एडवर्स इफेक्ट कम हो जाएगा, लेकिन टाइप बी वाले में डोज को कम नहीं करना, पूरा ड्रग ही रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये डोज रिलेशनशिप में देखेंगे डोज इंडिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी देखेंगे टाइप ए का तो बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों में दिखेगा, लेकिन टाइप बी जो है रेयर है, कभी कभी किसी किसी में टाइप बी टाइप के रिएक्शन दिखेंगे जो कि डोज इंडिपेंडेंट है। तो फ्रीक्वेंसी देखेंगे बहुत ही रेयर होता है, मतलब हम 100 में बात की जाए तो एक एग्जांपल देके चले कि 100 में कोई ड्रग 90% या 99% टाइप ए तरह का रिएक्शन देगा, और हो सकता है कि 100 में से 0.1% किसी पॉपुलेशंस में, 100% पॉपुलेशंस में 0.1% किसी पॉपुलेशंस में टाइप बी रिएक्शन दे, या हम कह सकते हैं कि 10,000 में से 2 या 3 लोगों को ही अनप्रेडिक्टेबल टाइप की रिएक्शन दिखाता है वो पार्टिकुलर ड्रग्स, बाकी सभी के लिए वो टाइप ए दिखाता है। मोर्टेलिटी की बात की जाए बहुत लो मोर्टेलिटी होती है टाइप ए में, लेकिन टाइप बी में हायर मोर्टेलिटी है। मोर्बिडिटी की बात की जाए तो टाइप ए में हाई है लेकिन टाइप बी में लोअर होता है। और ट्रीटमेंट बात की जाए तो यहाँ पे डोज को रिड्यूस कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं टाइप ए को, लेकिन टाइप बी में बिल्कुल स्टॉप कर देना है ड्रग को, उसके डोज को कमने से काम नहीं चलेगा। टाइप सी को कहते हैं क्रोनिक या कंटिन्यूअस यूज करने के बाद जो एडवर्स इफेक्ट आता है, जैसे कि हम बात करें एनाल्जेसिक्स नेप्रोपैथी होता है या ऑस्टियोपोरोसिस होता है यदि हमने हाई डोज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड थेरेपी लिया है लंबे समय तक। तो क्रोनिक कहते हैं पुराना, ऐसे समझ के चले, या कंटिन्यूअस यूज करने वाले ड्रग्स के कारण जो होता है, तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है। इस तरह से टार्डाइव डिस्किनेसिस ये कंटिन्यूअस यूज ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के कारण देखा जाता है। तो टाइप टी का मतलब हो गया क्रोनिक या कंटिन्यूअस यूज। टाइप डी की बात की जाए तो टाइप डी में हम रेफर करते हैं किसी भी कार्सिनोजेनिक या टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स को। तो यहाँ हम बात करेंगे कुछ टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स को, कुछ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स को चर्चा करेंगे। तो टाइप डी में डिले टाइप का इफेक्ट देखा जाता है, मतलब ये तुरंत नहीं दिखता है, कुछ समय के बाद ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं आपको, डिले टाइप का रिएक्शन। तो डिले इन वनसेट एंड आर वेरी रेयर सिंस एक्सटेंसिव म्यूटाजेनिक और कार्सिनोजेनिक स्टडी आर डन बिफोर ड्रग इज लाइसेंस। तो ये थोड़ा डिले टाइप का रिएक्शन है, तुरंत आपको नहीं दिख सकता है, कुछ समय लगेगा इस एडवर्स इफेक्ट को प्रोड्यूस होने में। तो टेरेटोजेनिसिटी है, तो टेरेटोजेनिसिटी में हम देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं जो गर्भ में होते हैं उसमें किसी तरह का डिफॉर्मेशन होता है, जैसे थैलिडोमाइड नाम का एक ड्रग्स था, इसे अमेलिया या माइक्रोमेलिया
या फोकोमेलिया होता है। तो देखते हैं इस क्या होता है, इस ड्रग्स के बारे में कि क्या होती है इसमें। हम देखेंगे कि यहाँ अमेलिया है यूनिलेटरल। आप देखोगे कि एक साइड में आप देख सकते हो कि ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट दूसरे साइड में भी है, लेकिन यहाँ पे कम है और एक साइड में ज्यादा है। तो कोई भी एडवर्स इफेक्ट यदि किसी ड्रग्स का दिखेगा तो वो बाइलेटरल ही दिखता है। यूनिलेटरल अमेलिया में देखेंगे कि एक साइड में बिल्कुल हाथ इसके दिखेंगे, लिम्स में नहीं दिखेंगे, दूसरे साइड में इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो अमेलिया मतलब अ कंप्लीट अब्सेंस ऑफ अपर या लोअर लिम्स, इसे कहते हैं अमेलिया। मेरोमेलिया में पार्शियल अब्सेंस होता है लिम्ब में। फोकोमेलिया में सब टाइप है मेरोमेलिया का, जिसमें लॉन्ग बोन जो है वो अब्सेंट होंगे। फोकोमेलिया में जो लॉन्ग बोन्स है वो बिल्कुल दिखेंगे नहीं शरीर में। रूडिमेंट्री हैंड्स होंगे या फिट अटैच होंगे सीधे ट्रंक से, आप देख सकते हैं फोकोमेलिया में। या माइक्रोमेलिया में ऑल सेगमेंट ऑफ लिम्ब प्रेजेंट बट शॉर्ट, जितने भी लिम्ब है हाथ या पैर वो होंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे। तो माइक्रोमेलिया, मेरोमेलिया और अमेलिया में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो ये तीनों हो सकता है, अमेलिया, माइक्रोमेलिया या फोकोमेलिया, ये सभी हो सकते हैं थैलिडोमाइड से। ये टेरेटोजेनिसिटी मतलब गर्भ में यदि प्रेगनेंसी के दरमियान में कौन सा ड्रग लेना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नाम लिखो रहा टेरेटोजेनिसिटी। फेनिटोइन जो है वो फेटल हेडेटोइन सिंड्रोम करता है। अब देखते हैं फेनिटोइन का एडवर्स इफेक्ट हो। ये देखिए यहाँ पर आ, देखेंगे कि क्लेफ्ट लिप्स दिखता है। यहाँ देखिए क्लेफ्ट प्लेट दिख रहा है आपको। तो आप कह सकते हैं कि फेटल हेडेटोइन सिंड्रोम के कारण ही ये सब चीजें दिखती हैं। टेट्रासाइक्लिन जो है वो टीथ मालफॉर्मेशन या डिसकलोरेशन करता है। देखेंगे कि टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट बच्चों पे देखने को मिले हैं, जो तुरंत नहीं दिखते हैं, धीरे धीरे कुछ समय के बाद दिखते हैं, डिले एक्शन है। तो टीथ में डिसकलोरेशन हो रहा है यहाँ पे, ये टेट्रासाइक्लिन का ही एडवर्स इफेक्ट है। फिर हम बात करेंगे और एस्प्रिन की। तो अर्ली क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस, तो हम देखेंगे डक्टस आर्टेरियोसस पेशेंट का ये अर्ली क्लोज हो जाता है, पहले ही क्लोज होता है। तो ये एस्प्रिन का एक एडवर्स इफेक्ट माना जाएगा। कार्बामेजेपाइन से क्लेफ्ट लिफ्ट और प्लेट या माइक्रोसिफेली दिखेगा। देख सकते हैं माइक्रोसिफेली में जो साइज होता है हेड का वो कम हो जाता है, या क्लेफ्ट लिफ्ट दिखता है या क्लेफ्ट प्लेट दिखता है, ये हम देख सकते हैं। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट है कार्बामेजेपाइन का। वारफेरिन से सेडल नोज दिखता है। सेडल नोज देख सकते हैं यहाँ पे कि नाक जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिप्रेस हो गया, सेडल नोज है। तो ये वारफेरिन का एक एडवर्स इफेक्ट है जो कि दिखता है। उसके बाद हम देखेंगे स्पाइनल बाइफिटा, ये किसका एडवर्स इफेक्ट है। स्पाइनल बाइफिटा होता है सोडियम वेल्प्रोएट का। तो गर्भ में जो बच्चा होता है उसमें स्पाइनल बाइफिटा देखा जाता है। फिर देखेंगे डीईएस का, जिससे वजाइनल क्लियर सेल कार्सिनोमा होता है। ये गर्भ के समय में यदि कोई महिला इसको यूज करती है तो जो बच्चे में एक्सपोज होता है डीईएस का, उसका वजाइनल क्लियर कार्सिनोमा होने का चांस ज्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ पे डीईएस का इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले 1938 में एस्ट्रोजेन के रूप में, एक सिंथेटिक एस्ट्रोजेन के रूप में। और इसको क्लासिफाई किया जाता है इंडोक्राइन डिसरप्टर, अब क्लासिफाई कर दिया गया है। 1940-1970 के बीच में डीईएस, जिसे हमने कहा डाई इथाइल स्टील बेस्टोरोन, उसको सम टाइम प्रिस्क्राइब किया गया था प्रेग्नेंट वुमेन्स में। क्या कि उसमें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस लॉस हो द रिड्यूस द रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी और कॉम्प्लिकेशन एंड लॉस। तो पब्लिक अवेयरनेस ग्रू व्हेन इन 1971 में, क्योंकि डीईएस जो है वो कॉज करता था रियर वजाइनल ट्यूमर गर्ल्स या वुमेन्स जो एक्सपोज होते हैं ड्रग्स इन यूटेड, मतलब गर्भ में यदि कोई महिला है, यदि गर्भ में कोई बेबी बेबी है, फीमेल बेबी है, ठीक है। तो वहां यदि गर्भ में हमने डीएस का इस्तेमाल किया, यदि उसको एक्सपोज हुआ है, तो हो सकता है वो यदि लड़की हो या फिर महिला बने तो उसमें रियर वजाइनल ट्यूमर होने के चांसेस ज्यादा हो, ये कार्सिनोजेनिक है। तो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पाइनल बाइफिडा, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड मुड़ा हुआ दिखता है बच्चों में, ये भी गर्भ में होने वाली। तो हम गर्भ में जब भी प्रेगनेंसी के दरमियान में जो भी मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे, वो हम ध्यान रखते हैं कि वो फीटस पे किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट ना दे। तो इन जितने भी ड्रग्स है इसका इस्तेमाल लगभग हम ना के बराबर करते हैं। एस्प्रिन का हालांकि इस्तेमाल किसी किसी केस में भी करते हैं, बट यू कंसल्ट द पार्टिकुलर गायनोकोलॉजिस्ट फॉर द कंसल्टेंट ऑफ द एस्प्रिन बिफोर द यूज इन अ प्रेगनेंसी। तो बाकी कोई भी ड्रग्स का इस्तेमाल हम लोग
लगभग ना के बराबर करते हैं प्रेगनेंसी के वक्त में। टाइप ई की यदि बात की जाए तो टाइप ई का मतलब होता है एंड ऑफ थेरेपी, मतलब रीबाउंड एड्रिनल सफिशिएंसी, विड्रॉवल सिम्टम्स, टेकिकार्डिया, अब्रप्ट डिसकंटिन्यूअस ऑफ बीटा एड्रिनो रिसेप्टर, सेकंड मैलिग्नेंसी फॉलोइंग सक्सेसफुल कीमोथेरेपी। तो एंड ऑफ थेरेपी, जैसे हम ड्रग्स को एंड करते हैं, थेरेपी को एंड करते हैं, तो रीबाउंड होता है एड्रिनल इनसफिशिएंसी, एड्रिनल इनसफिशिएंसी फिर से रीबाउंड हो जाता है, उसे हम कहते हैं एंड ऑफ थेरेपी। या वहां पे विड्रॉवल सिम्टम्स दिखते हैं, ड्रग्स का हमने इस्तेमाल बंद कर दिया, तो जो विड्रॉवल सिम्टम्स है जैसे कि टेकिकार्डिया ऑन एब्रप्ट कंटिन्यूअस ऑन द बीटा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकेज, या सेकंड मैलिग्नेंसी होना फॉलोइंग द सक्सेसफुल कीमोथेरेपी। तो ये हमने एक बार ड्रग्स का एंड कर दिया थे, तो एंड करने के बाद फिर से उसमें जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं उसे हम कहते हैं टाइप ई के अंदर लाते हैं। जैसे सेकंड मैलिग्नेंसी यदि कीमोथेरेपी बंद कर दिया तो फिर से उसमें एडवर्स इफेक्ट आने लगा, सेकंड मैलिग्नेंसी हो गया, या बीटा ब्लॉकेज का इस्तेमाल हमने बंद कर दिया है तो टेकिकार्डिया या प्रोड्यूस होता है यदि बीटा ब्लॉकर को हमने बंद कर दिया है। एडवर्स इफेक्ट मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल, जो हमने पहले भी चर्चा कर ली थी टाइप ए और टाइप बी की, इसको फिर से एक बार हल्का सा रिवीजन करेंगे। टाइप ए रिएक्शन जिसे प्रेडिक्टेबल कहते हैं, यह फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स पे बेस्ड होता है, ज्यादा कॉमन होता है, ज्यादा लोगों को में पाया जाता है, डोज रिलेटेड है और मोस्टली प्रिवेंटेबल है, इसे बचा जा सकता है। यदि हमने डोज को कम कर दिया है तो प्रेडिक्टेबल रिएक्शन जिसे टाइप ए रिएक्शन कहते हैं वो बचा जा सकता है। लेकिन यदि हम बात करें दूसरी तरफ टाइप बी की या अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शंस की, तो बेस्ड करता है पेकुलारिटी ऑफ द पेशेंट पे और नहीं कि जबकि ड्रग्स के नॉन इफेक्ट पे ये एक्ट करता है। ये बहुत ही लेस कॉमन है और मोर सीरियस होता है और रिक्वायर्ड करता है विड्रॉवल ऑफ ड्रग्स को। तो हम देखेंगे टाइप ए और टाइप बी में टाइप बी जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल है, लेस कॉमन है, मोर सीरियस है, ज्यादा सीरियस हो सकता है ये टाइप बी टाइप के रिएक्शंस को, और इससे सीधे ड्रग्स को विड्रॉ ही कर लेते हैं। तो हल्का सा रिवीजन हम कर रहे हैं, हम एडवर्स इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं आइए समझते हैं। एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन यदि किसी ड्रग्स का है तो रेट को हम डिक्रीज कर देंगे, धीरे धीरे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, एकदम से नहीं कर देंगे। तो रेट डिक्रीज रेट करेंगे पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का। फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी डिक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी का मतलब सुबह दोपहर शाम देना है तो हम सुबह शाम ही देंगे, पहले देख लेंगे एडवर्स इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फिर हम उसको राइट फ्रीक्वेंसी पे लेके आएंगे। बफर टू द ऑप्टिमल पीएच बिफोर मेडिकेशंस, पीएच को भी हम बफर करके रखेंगे मेडिकेशन देने के पहले ताकि ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट जो है वो पता चल सके। टोनिसिटी भी हम एडजस्ट करके चलेंगे ताकि ड्रग का एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा नहीं आए। तो पीएच को मेंटेन करना या टोनिसिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए। और हम रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो भी अचीव करेंगे या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो भी एप्रोप्रिएट अचीव करेंगे ताकि ड्रग्स जो है जितना कंसंट्रेशन में पहुंचना चाहिए उतना ही पहुंचे, ज़्यादा ना पहुंच पाए। और एडमिनिस्ट्रेट करेंगे मिनिमम इफेक्टिव डोज, मॉनिटरिंग क्लोजली द ब्लड लेवल ऑफ टॉक्सिक ड्रग्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि ड्रग्स के लेवल को भी हमें देखना है कि ब्लड में ज़्यादा लेवल तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, तो मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। कुछ ड्रग्स टॉक्सिक होता है जिससे हेपेटोटॉक्सिटी और नेफ्रोटॉक्सिटी हो सकती है, इन सब चीज़ों से हम अवॉइड कर सकते हैं ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को। तो देखते हैं एडवर्स इफेक्ट कितने तरह के होते हैं। साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, इंटॉलरेंस, आइडियोसिंक्रेसी, ड्रग एलर्जी, फोटोसेंसिटिविटी, ड्रग डिपेंडेंस, स्टेटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी एंड मोटाजेनिसिटी, इट्रोजेनिक डिसीज। तो कुछ एडवर्स इफेक्ट है जिसमें हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी एडवर्स इफेक्ट है वो उसी 5 एडवर्स इफेक्ट पे ही बेस्ड करें। चलिए अब पढ़ते हैं सबसे पहले साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट नाम से ही पता चलता है कि ये मेन इफेक्ट के बाद वाला कोई इफेक्ट है। तो ये थेरेपेटिक डोज पे ही होता है, जो डोज हम कंज्यूम करते हैं थेरेपेटिक डोज, इसे हम कह सकते हैं कि नॉर्मल डोज है, ज्यादा डोज नहीं दिया हमने। तो थेरेपेटिक डोज पे ही जो एडवर्स इफेक्ट या अनवांटेड और बट अनएवॉइडेबल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जिसे अवॉइड करना बड़ा मुश्किल होता है ऑफन, ये प्रेडिक्टेबल होता है और डोज रिलेटेड होता है, मतलब डोज को हमने कम किया तो सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे, डोज को बढ़ा दिया तो सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। तो साइड इफेक्ट जो होता है या तो सेम एक्शन जैसे थेरेपेटिक एक्शंस के लिए दिया था उस पर बेस्ट करेगा या डिफरेंट किसी एक्शन पे बेस्ट करेगा। जैसे हम बात करते हैं
प्री एनेस्थेटिक एट्रोपिन कॉज ड्राइनेस इन माउथ। एट्रोपिन जो होता है वो एनेस्थीसिया के पहले देने वाला एक ड्रग्स है। जब भी हम किसी एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म जैसा कुछ ड्रग्स हो गया, तो उसके पहले हमने एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन क्या करता है, एंटी सिक्रेटरी ड्रग है जो सिक्रीशन को रिड्यूस करता है। ब्रोंकियल ट्रैकिया सिक्रीशन, जो आपकी श्वास की नली है उसमें सिक्रीशन को रिड्यूस करता है। लेकिन ये एट्रोपिन सिर्फ वहां पे भी काम नहीं करता, ब्रोंकियल ट्रैकियल सिक्रीशन पे, इसके अलावा भी वो माउथ के अलग अलग हिस्सों पे भी काम करता है। जैसे कि आपके माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है वहां के भी सिक्रीशन को रिड्यूस करेगा। तो दोनों जगह का एक्शन एक ही है, एंटी सिक्रेटरी एक्शंस। तो एट्रोपिन को हमने दिया था प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के लिए, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो किसी दूसरे ग्लैंड्स पे एक्ट ना करे, क्योंकि बॉडी में हम किसी चीज को डालते हैं, चाहे वो ड्रग्स ही हो या एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वो एक ग्लैंड्स पे भी एक्ट कर सकता है, दूसरे ग्लैंड्स पे भी एक्ट कर सकता है। पहले ग्लैंड्स का काम था कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में एट्रोपिन ने वहां पर ब्रोंकियल ट्रैकियल सिक्रीशन को रिड्यूस किया है ताकि ब्लॉकेज ना हो रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन इसका एक और एक्शन होगा स्लाइवरी ग्लैंड पे, जहां पे वो स्लाइवा के सिक्रीशन को रिड्यूस करेगा और होगा ड्राइनेस इन माउथ। तो दोनों एक्शन सेम ही है, सेम थेरेपेटिक एक्शंस है। यहाँ बात करते हैं एंटीलर्जिक प्रोमेथाजिन और सिडेशन, ये दो तरह के अलग अलग एक्शन है। यहाँ पे हम देखा कि एट्रोपिन में दोनों में एंटी सिक्रेटरी एक्शन ही था, चाहे ड्राइनेस इन माउथ करे हो, चाहे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के लिए हमने ब्रोंकियल ट्रैकिया सिक्रेशन को रोकने के लिए दिया, एनेस्थीसिया का पहले दिया। यहाँ पे प्रोमेथाजिन में एंटीलर्जिक एक्शन और सिडेशन, ये दो अलग अलग एक्शन होता है। एलर्जी, प्रोमेथाजिन, यदि आपको किसी चीज से एलर्जी हो गई है तो उसके लिए हमने एंटी एलर्जिक ड्रग लेते हैं प्रोमेथाजिन, लेकिन इससे एलर्जी तो दूर होती है, लेकिन दूसरा एक फैसेट ऑफ एक्शन दिखता है सिडेशन। तो यहाँ एंटी एलर्जिक और सिडेशन दोनों अलग अलग एक्शन आ गया, जबकि यहाँ पे दोनों का एक्शन होता है एंटी सिक्रेटरी एक्शन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में भी वो एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि ड्राइनेस इन माउथ भी एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट ही है। तो यहाँ देखेंगे दोनों के फेसेट एक साइड में सेम है और फेसेट ऑफ एक्शन दूसरे साइड में डिफर है। तो साइड इफेक्ट हम देखते हैं कुछ साइड इफेक्ट में, जैसे डाइगोक्सिन डिप्रेस करता है एवी कंडक्शंस इन अनडिजायरेबल इन सीएचएफ बट डिजायरेबल इन ऑरिकुलर फिब्रिलेशन। अब बात करें डाइगोक्सिन की, डाइगोक्सिन जो है वो एवी कंडक्शंस को स्लो करता हुआ देखा जाता है, डिप्रेस करता हुआ देखा जाता है, और ये कार्डियक हार्ट फेलियर में अनडिजायरेबल भी है। तो डाइगोक्सिन जो है वो डिप्रेस करता है एवी कंडक्शंस को, और सीएचएफ में ये अनडिजायरेबल भी है कार्डियक हार्ट फेलियर्स में। लेकिन यदि बात की जाए ऑरिकुलर फिब्रिलेशंस में, तो ऑरिकुलर फिब्रिलेशन में एवी कंडक्शन यदि स्लो करता है डाइगोक्सिन, तो ये उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। मतलब डाइगोक्सिन का तो काम है एवी कंडक्शन को स्लो करना, लेकिन सीएचएफ के लिए अनडिजायरेबल हो गया, लेकिन ऑरिकुलर फिब्रिलेशंस के लिए ये डिजायरेबल हो गया। एक ही साइड इफेक्ट कभी डिजायरेबल भी हो सकता है, कभी कभी बेनिफिशियल भी दे सकता है। दूसरे देखते हैं, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सल्फोनामाइड जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है और एसिडोसिस रिजल्ट करता है। तो इसके जो एडवर्स इफेक्ट जो सल्फोनामाइड, जो कभी किसी साइंटिस्ट ने देखा कि सल्फोनामाइड से हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था, माउस से एसिडोसिस प्रोड्यूस हो रहा था, तो सल्फोनामाइड का इस्तेमाल उन्होंने किया कि सल्फोनामाइड से उन्होंने दूसरे तरह के केमिकल्स बनाए, सल्फोनिलूरिया, जिसे हम कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, या हम कह सकते हैं डायबिटीज की जो ड्रग होती है जिसे ओरली टैबलेट लेते हैं, ग्लिकनाजाइड, ग्लिमिपराइड, बहुत सारे डायबिटिक एंटी डायबिटिक ड्रग है जो ओरली लेते हैं, वो सभी ड्रग्स जो है सल्फोनामाइड के एडवर्स इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ, तो इसी के स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करके हमने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया सल्फोनिलूरिया। और इसी सल्फोनिलूरिया में कुछ एग्जांपल है इसी क्लास में, ग्लिकनाजाइड, ग्लिमिपराइड जैसे ड्रग्स, या एसिडोसिस जो प्रोड्यूस होता है सल्फोनामाइड से, तो इसी स्ट्रक्चर को हमने मॉडिफाइड करके एसिटाजोलामाइड बनाया। मतलब हम देखें कि साइंस के हिसाब से भी मैकेनिज्म एक्शंस यदि हम देखते हैं या उसके एडवर्स इफेक्ट को स्टडी करते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करके हम एक दूसरा ग्रुप बना सकते हैं। जैसे अल्केन का स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करके अल्कीन बनाया जा सकता है, उसी तरीके से सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर को भी मॉडिफाइड करके सल्फोनिलूरिया नामक दूसरा कोई ग्रुप या एसिटाजोलामाइड बना सकते हैं। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के हिसाब से। आइए पढ़ते हैं सेकेंडरी इफेक्ट, लेकिन इसके पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक हमारे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को। थैंक यू वेरी मच।